हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुलंदशहर हिंसा के अलावा यह है यूपी की 4 बड़ी घटनाएं जिन्होंने खोली सीएम योगी के राम राज्य की पोल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों से ही कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। आलम यह है कि अब यूपी में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। बुलंदशहर में हुई इंस्पेक्टर की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की लचर कानून व्यवस्था को ही एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में रहने वाला हर शख्स खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में अब आए दिन यूपी में हो रही घटनाओं से योगी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए जानते हैं उन 5 बड़ी घटनाओं के बारे में जिसने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। नंबर 1, कासगंज में 26 जनवरी के दिन हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश के कासगंज में गणतंत्र दिवस के दिन 2 गुटों के बीच जमकर बवाल हुआ था। इस हिंसा में एक शख्स की मौत भी हो गई थी, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। हंगामे को बढ़ता देख बाद में इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। पुलिस के अलावा आरएएफ की टुकड़ी को भी हालात संभालने के लिए तैनात किया गया था। बाद में इस मामले में कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति और सद्भाव बनाए रखने और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक आनंद कुमार ने बताया था कि कासगंज नगर कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली राजमार्ग के बिलराम गेट चौराहे पर रैली निकालते समय एक गुट के लोगों ने पथराव किया है। तकरार नारेबाजी को लेकर शुरू हुई थी। नंबर 2, लखनऊ में एप्पल के मैनेजर की गोली मारकर हत्या। लखनऊ में कुछ महीने पहले एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या ने भी योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। बता दें कि विवेक की हत्या पुलिस कांस्टेबल ने की थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने विवेक को गोली इसलिए मारी क्योंकि चेकिंग के दौरान उसने अपनी एसयूवी कार से रोकने से इनकार कर दिया था। घटना गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके की थी। पुलिस ने इस मामले में कहा था कि विवेक तिवारी अपनी एक महिला साथी के साथ एसयूवी कार चला रहा था। गश्त पर मौजूद 2 पुलिसकर्मियों ने उसे इशारा कर गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और मौके से भागने की कोशिश की। इसी क्रम में पुलिस के कांस्टेबल ने उस पर गोली चलाई। ध्यान हो कि विवेक तिवारी की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था यह एनकाउंटर नहीं था, इस घटना की जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच के आदेश भी दिए जाएंगे। नंबर 3, फर्जी एनकाउंटर पर भी उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय से चल रहे अपराधियों और पुलिस के बीच हो रहे एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार विवादों में रही है। पुलिस पर बदमाशों का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। योगी सरकार को ऐसे एनकाउंटर को लेकर विपक्षी पार्टियों का भी हमला झेलना पड़ रहा है। विपक्ष ने योगी सरकार पर अपने फायदे के लिए ऐसे एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया है। कुछ दिन पहले ही अलीगढ़ में हुए 2 एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर आरोप लगा था कि उसने मीडिया को बुलाकर उसकी शूटिंग करवाई। इस एनकाउंटर में मारे गए नौशाद की मां ने इस पूरे एनकाउंटर को ही फर्जी बता दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि पुलिस उनके लड़के को उठाकर ले गई थी। हालांकि पुलिस ऐसे सभी इल्जामों से इनकार करती रही। मीडिया के कैमरे के सामने वे गोलियां चला चला कर तस्वीरें खिंचवाते रहे। उनके एक एक शॉट कैमरे में कैद होते रहे थे। उन्होंने 2 लड़कों को मार गिराया जिन पर पिछले महीने अलीगढ़ में हुई 6 हत्याओं में शामिल होने का इल्जाम है। अब मरने वाले नौशाद की मां कहती हैं कि उसके बेटे को पुलिस रविवार को ही उठा ले गई थी। नंबर 4, लखनऊ में बीजेपी नेता की गई हत्या। मामला 4 दिसंबर का है, जब कुछ अज्ञात लोगों ने लखनऊ के बादशाह नगर में भाजपा नेता प्रत्युष त्रिपाठी की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। भाजपा नेता की हत्या करने के बाद आरोपी उन्हें बीच सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गए थे। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल नेता को ट्रामा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अपने नेता की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ट्रामा पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। नंबर 5, बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या।
बुलंदशहर से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव के जंगल में रविवार की रात अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर गोवंश के अवशेष मिले थे। यह सूचना मिलने पर लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोग घटनास्थल पर पहुंचे और कथित तौर पर गोवंश अवशेषों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर सोमवार सुबह चिंगारवठी पुलिस चौकी पर पहुंचे। सूत्रों के अनुसार गुस्साई भीड़ ने बुलंदशहर स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर एसडीएम अवनीश कुमार मौर्य और सीओ एसपी शर्मा पहुंचे। इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। बेकाबू भीड़ ने पुलिस के कई वाहन फूंक दिए, साथ ही चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी। इसी दौरान किसी ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर गोली मार दी, जिसमें उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आरोपी को छोड़ने के लिए 1 करोड़ रिश्वत मांग रहे थे दिल्ली पुलिसकर्मी, ऐसे हुआ खुलासा। अपनी तेज तर्रार कार्रवाई के लिए चर्चित दिल्ली पुलिस अब रिश्वतखोरी में घिर गई है। दिल्ली के 4 पुलिसकर्मियों पर ऑनलाइन चीटिंग के आरोपी की पत्नी से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दरअसल ठगी के एक आरोपी को छेड़ने के बदले पुलिसकर्मियों से 1 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन पहली किस्त के रूप में मिले 11 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर फूट पड़ गई। अनबन इतनी बड़ी कि पुलिसकर्मियों के बीच का झगड़ा थाने पहुंचा और मामले का खुलासा हो गया। वहीं मामले के खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने ही जवानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला रड़हौला थाने का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन चीटिंग के एक आरोपी शख्स प्रदीप प्रधान को बंधक बनाकर रखने और जबरन वसूली के मामले में 3 पुलिसकर्मियों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुबेश सिंह, हेड कांस्टेबल इंदु परमार व कांस्टेबल अजय को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं चौथे आरोपी की गिरफ्तारी सची के रूप में हुई है। वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के बाद रड़हौला थाने के एसएचओ को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। सामने आई जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन चीटिंग केस के आरोपी प्रदीप प्रधान को पकड़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे छोड़ने के एवज में 1.5 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस पर आरोपी की पत्नी नेहा राजी भी हो गई और मोल भाव कर सौदा 1 करोड़ में तय हो गया। आरोपी की पत्नी नेहा ने तय सौदे के तहत 11 लाख रुपए की पहली किस्त दे भी दी। बता दें कि ऑनलाइन चीटिंग का आरोपी प्रदीप प्रधान पश्चिम दिल्ली के कंझावाला इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 11 लाख रुपए मिलने के बाद बाकी का भुगतान मंगलवार यानी कि 4 दिसंबर की दोपहर में होना तय था। जगह भी तय हो गई थी, मौर्य एन्क्लेव। तय योजना के मुताबिक दोनों पक्षों में मुलाकात पर हुई। आरोपी की पत्नी नेहा अपने साथ 2 और लोगों को लेकर मौर्य एन्क्लेव पहुंची थी। बातचीत के दौरान नेहा ने बाकी के पैसे देने से पहले आरोपी प्रदीप को सामने लाने की बात कही। नेहा के प्रस्ताव पर कुछ पुलिस वालों और नेहा के साथ आए लोगों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस इस कदर बढ़ी कि पुलिस वालों और नेहा के साथ आए लोगों में मारपीट हो गई। वहीं मौजूद किसी ने पीसीआर को सूचना दे दी। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया। पीड़ित नेहा ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई रख दी। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि मामला पैसों के बंटवारे को लेकर ही बिगड़ा था, जो पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसी साल 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन चीटिंग का एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में कुछ 6 आरोपियों में से 5 पुलिस गिरफ्तारी में आ चुके हैं। बाकी बचे एक आरोपी प्रदीप प्रधान को 3 पुलिस वालों ने पकड़ा और उत्तम नगर स्थित सचिन के घर निगरानी में रखा। पूरी योजना के तहत इसके बाद तीनों पुलिस वालों में प्रदीप की पत्नी नेहा से संपर्क किया। उन्होंने नेहा से कहा कि पति प्रदीप प्रधान को छोड़ने के एवज में उसे 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। हालांकि बाद में 1 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ। तय सौदे के तहत नेहा ने रविवार को 11 लाख की पहली किस्त भी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जितनी अदालतें चाहिए ले लो, पर नेताओं के क्रिमिनल ट्रायल जल्दी खत्म करो। नेताओं के खिलाफ कभी न खत्म होने वाले क्रिमिनल ट्रायल की प्रवृत्ति को रोकने और उन पर चल रहे केसों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उच्च न्यायालयों से मांग की वे नेताओं के खिलाफ 4122 केसों को कोर्ट के विभिन्न सत्रों और मजिस्ट्रेट को आवंटित कर दे, ताकि उनका निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें हर राज्य में नेताओं के खिलाफ लंबित केसों का सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा दिया गया था। पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4122 आपराधिक मामले लंबित थे।
जिनमें से 2324 मामले वर्तमान विधायकों के खिलाफ थे, जबकि कुछ मामले पिछले 3 दशकों से लंबित थे। जिन नेताओं के खिलाफ ट्रायल केस चल रहे हैं उनमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने पिछले साल 16 मई को कुमारस्वामी के खिलाफ ऐसे दंडनीय अपराध के लिए FIR दर्ज की थी जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती थी, जबकि अमरिंदर सिंह के खिलाफ 23 मार्च 2017 को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और IPC के कई प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने अभी तक अमरिंदर सिंह पर कोई आरोप तय नहीं किया है। हंसरिया और वकील स्नेहा कलिता ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस SK कौल व KM जोसेफ की एक खंडपीठ को बताया कि 4122 मामलों में से 1991 केसों में आरोप तय किए जाने हैं। वहीं 180 विधायकों के खिलाफ 430 मामले ऐसे हैं जिनमें मौत की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर हिंसा पर आप सांसद बोले, यूपी को तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। बुलंदशहर हिंसा मामले पर सियासत गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को हिंसा में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के पैतृक गांव एटा में जाकर दुखी परिवार को सांत्वना दी और सूबे के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा, यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। एक ऐसा जाबाज पुलिस अफसर जिन्होंने लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। मैं अगर कहूं कि उनकी जान ले ली गई तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं उन्हें देखते हुए यह एक सुनियोजित हत्या का मामला प्रतीत होता है। क्योंकि जिस प्रकार से स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बड़ी बेशर्मी की हद दिखाते हुए कह रहे हैं कि शहीद सुबोध सिंह जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, यह बहुत शर्मनाक बात है। मैं तो यह मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई है। योगी का शासन नहीं चल रहा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का शासन चल रहा है और इस तरह की गुंडागर्दी के लिए किसी भी सभ्य समाज में छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। आप नेता ने आगे कहा, कहीं भी कोई भी इकट्ठा होकर किसी को मार देता है, चाहे वह पुलिस अफसर गाँव की शांति बहाली के लिए ही क्यों न गया हो। हाँ, लेकिन उनका अपराध भी बड़ा था। उनका अपराध यह था कि अखलाक के मामले में बड़ी ही ईमानदारी के साथ उन्होंने जांच की थी। उनका अपराध यह था कि उन्होंने पूरे जीवन बड़ी ही ईमानदारी के साथ ड्यूटी की और जहां भी रहे लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते रहे। उसी की यह सजा उनको मिली है। मैं उनके गांव आया हूं। जिस प्रकार से उनके बेटे अभिषेक व अन्य लोगों से उनके परिवार के बारे में जानकारी मिली है, उसके बाद भी स्थानीय भाजपा के सांसद व विधायक जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, उससे तो साफ होता है कि भाजपा ने गुंडों की फौज बना रखी है। जिस परिवार का बेटा ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाए और शहीद के पिता भी ईमानदारी के साथ पुलिस की ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाए, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए ईमानदारी का। संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, यहाँ गुंडों की फौज बना रखी है योगी ने। आज इस परिवार में मातम है और योगी बैठकर लेजर शो देख रहे हैं गोरखपुर में, जबकि यह कोई सामान्य मामला नहीं है। इस परिवार के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में न्याय की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी। शहीद परिवार को कम से कम 1 करोड़ के सम्मान राशि सरकार को देनी चाहिए। दिल्ली में हमारी सरकार है, हमने वहां पर शहीदों के लिए 1 करोड़ सम्मान राशि घोषित कर रखी है। इसलिए मेरी मांग है कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देनी चाहिए और उनके परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो उनकी पत्नी का बयान है वह बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि उनको जान से मारने की धमकियां पहले भी मिलती रही हैं। उनकी पत्नी ने बताया है कि अखलाक के मामले की जांच कर रहे थे तो रोज जान से मारने की धमकियां मिलती रहती थी और फिर आगे चलकर उनको उस मामले से हटा दिया गया। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का राज चल रहा है। योगी उनके संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और करती रहेगी। उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं। ऐसी गुंडई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी को फिर याद आए नेहरू, कहा गुलाब का फूल लगाते थे पर खेत खलिहानों का ज्ञान नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में चुनावी सभा के दौरान प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। किसानों की हालत को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वह किसानों के नाम पर झूठ चला रहे हैं।
उन्होंने कहा, गुलाब का फूल लगाकर घूमने वालों को बगीचों का ज्ञान था, उन्हें खेतों का कोई ज्ञान नहीं था। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने होते तो मेरे देश के किसानों की यह दुर्दशा नहीं होती। जो तिल और सरसों में फर्क नहीं कर पाते वो हमें ज्ञान देने निकले हैं। मोदी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006 में दी थी। अगर उसे लागू कर दिया होता तो मेरे किसान को कोई सब मुसीबत नहीं होती, आज व्यवस्था बन गई होती। मोदी ने कहा, आज जो किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वे राजस्थान के इस इलाके में आकर देखें कि दिल्ली के खासम खास लोगों ने आकर के मुफ्त के दाम यहाँ के किसानों की जमीनें हड़प की है कि नहीं की है। मोदी ने कहा, किसानों से घोर अन्याय हुआ। उन्होंने कहा, अगर उन किसानों को पता होता कि भविष्य में यहाँ सोलर का बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है तो किसानों ने ये जमीन दे दी होती क्या? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस ताबीज का जिक्र करते हुए कहा, मैं आपको समझाना चाहता हूं, इन्होंने कांग्रेस नाम का एक ताबीज बनाकर रखा है। जो गलत काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, सरकारी खजाने से लूट चलाते हैं, बैंकों से पैसे मार लेते हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। यह कांग्रेस का ताबीज बांध लो तो उनको एक रक्षा कवच मिल जाता है। मोदी ने आरोप लगाया, देश आज़ाद होने के बाद देश में जितना पैसा लोगों को दिया गया उससे ज़्यादा 2006 से 14 के दौरान दिया गया। टेलीफोन करके बैंकों को लूटा गया। नामदार के टेलीफोन जाते थे और बैंक से पैसे दिए जाते थे। अपने भाषण में मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई समाज के योगदान का जिक्र करते हुए कहा, जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मालूम नहीं था, जब दुनिया को पर्यावरण क्या होता है उसका भी मालूम नहीं था, तब सदियों से इस राजस्थान के बिश्नोई समाज ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संपर्क सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दिए अपने हल्फनामे में भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। मोदी ने मुख्य विपक्षी दल व कांग्रेस अध्यक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। बैंक के फंसे कर्ज को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में नामदार को फोन पर बैंक पैसा देते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ताबीज बुरे काम करने वालों को बचाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली से खासम खास लोगों ने सीमावर्ती इलाके में मुफ्त के दाम जमीनें हड़पी। मोदी अपनी सभाओं में राहुल गांधी के लिए नामदार और खुद के लिए कामदार शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही दिवाला व ऋण शोधन कानून की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा, हमने पाई वापस लेने के लिए कानून बनाया। उन्होंने कहा, बड़े बड़े करोड़पतियों को रोडपति बनाकर छोड़ दिया और रुपए सारे लाकर दिए। जिन्होंने देश का पैसा लूटा है उनसे रुपए वापस लेने के लिए हमने कठोर कानून बनाया। अभी तो डंडा थोड़े लोगों पर चला है, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए जमा करवा दिए। अपने भाषण में मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में बिश्नोई समाज के योगदान का जिक्र करते हुए कहा, जब दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मालूम नहीं था, जब दुनिया को पर्यावरण क्या होता है उसका भी नहीं मालूम था, तब सदियों से इस राजस्थान के बिश्नोई समाज ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रन सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दिए अपने हल्फनामे में भगवान राम के अस्तित्व को नकारा था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।